हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर 10 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए 21 जुलाई को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यहां पर अधिसूचना जारी कर दी थी कि 9 सितंबर को यहां पर इलेक्शन होगा, जहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए दो दावेदार थे, जहां पर पहले दावेदार थे सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए के जो उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ थे सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। यह इंडिया घटक दल, जो इंडिया ब्लॉक है, यहां पर उनके कैंडिडेट थे। फाइनली यहां पर अब वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट है वो सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में रहा। और अब फाइनली जो सीपी राधाकृष्णन है वो इलेक्ट हो चुके हैं अब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट लेवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो होती है। और राज्यसभा के जो हमारा पार्लियामेंट के अंदर में है उसके एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। वो हो चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर जो इलेक्शन है उसके अंदर में वोटिंग पैटर्न कैसे रहा और यहाँ पर वोटिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जहां पर लगभग 767 जो वोट्स हैं यहाँ पर कास्ट हुए थे, जिसके अंदर में जो सीपी राधाकृष्णन है उनको मिले 452 वोट्स और वहीं पर जो सुदर्शन रेड्डी है उन्हें मिले 300 वोट। यहां पर जो 15 वोट जो कास्ट किए गए थे वो इनवैलिड दे दिए गए थे और जो टोटल वोट्स थे उनके अंदर में जो 14 वोट हैं वो एब्सटेन कर गए थे। एब्सटेन करने वाली जो तीन पार्टियां हैं वो मैं आपको कल भी बता चुका हूं। जहां पर बीजेडी जो बीजू जनता दल है यहां पर उन्होंने ये कहा कि वो ना तो एनडीए के साथ ना इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, वो उड़ीसा के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए यहां पर वो वोटिंग नहीं करी। दूसरी जो थी वो थी बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, और यहां पर बीआरएस ने भी वोटिंग नहीं की क्योंकि जो तेलंगाना के अंदर में जो फार्मर्स हैं उनको जिस तरह से यूरिया नहीं मिल रही है वो भी यहां पर वोट नहीं डालने वाले थे। और तीसरा था अकाली दल। अकाली दल ने कहा कि जहां जिस तरह से पंजाब के अंदर में फ्लड आई हुई है और यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर विफल रही है और जो एनडीए पार्टी है वो यहाँ पर पंजाब को जिस तरह से फंड नहीं प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर, इसलिए वो वोट नहीं डाले। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मेजोरिटी मार्क था वो था 377 का, और 377 से पहले जो एनडीए है उसके पास जो टोटल वोट थे वो थे 427। यहाँ पर 11 जो एमपी वाईएसआरसीपी के हैं वो भी सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के लिए तैयार थे और कुछ और जो छोटी पार्टीज हैं वो भी यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को वोट देने वाली थी। जो टोटल टैली थी वो 440 की होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 452। अब यहाँ पर 452 वोट मिलना ये इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत ही बड़े इशू की बात है। इशू इसलिए जहां इंडिया ब्लॉक के पास लगभग 320 वोट यहां पर बी सुदर्शन रेड्डी को मिलने वाले थे, यहां पर 300 वोट मिले हैं। यहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग होने का मतलब यह है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर में सब कुछ ठीक नहीं है। और यहां पर सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो इंडिया ब्लॉक की एक मेंबर है, यहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर हमें इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको यहां पर मीटिंग करनी पड़ेगी और अगर हमें एनडीए के खिलाफ इसी तरह से यहां पर हमें इलेक्शन लड़ना है तो हमें एक बहुत बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड जो भी और ज्यादा डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो नेपाल से आई। हमारे पड़ोस के देश नेपाल के अंदर में कल मैंने आपको बताया था कि जो जेनजीज हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने की वजह ये थी कि जो 26 सोशल मीडिया एप्स हैं वो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर उसके ऊपर बैन लगा दी, जिसके अंदर में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की जितनी भी जो ऐप है सोशल मीडिया एप्स उनके ऊपर यहाँ पर केपी शर्मा ओली ने बैन लगाया था। और बैन इसीलिए लगाया था क्योंकि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक फैसला आया था जहां पर यह कहा गया था कि जितनी भी जो सोशल मीडिया एप्स हैं उनको यहां पर सरकार के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और जितनी भी जो मीडिया हाउसेस हैं और जो ये एप्स हैं
इनको अपना एक जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वो नेपाल के अंदर में खोलना पड़ेगा ताकि जो फेक न्यूज है उसको यहां पर केटर किया जा सके। कदम सही है। हम इंडिया के अंदर में भी इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो अकॉर्डिंगली उसके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो जेनजीज का प्रोटेस्ट, जो पहले 19 लोग जो मारे गए थे उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा उग्र हो गया। 19 लोग के मरने के बाद जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने पहले तो जो 26 ऐप्स हैं उनके ऊपर जो बैन था वो हटा दिया था, लेकिन फाइनली कल जो नेपाल के अंदर में हुआ वो एक बहुत ही भयानक घटना घटी जहां पर अब एनार्की फैल गई है पूरे नेपाल के अंदर में। जो सरकार थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार थी, जो केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया है और अब नेपाल के अंदर में किसी भी तरह की सरकार नहीं। यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नेपाल के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में आग लगा दी, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहां पर आग लगा दी है प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्ट कितना भयानक था आप इन फोटो से देखिए, जहां पर नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो देबा है उनके साथ किस तरह से असोल्ट किया गया है वो यहां पर लहूलुहान दिखाए जा सकते हैं। वहीं पर इस समय जो सरकार के अंदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बिनु प्रसाद जी, उनको यहां पर किक करते हुए देखा जा सकता है, जहां पर उन्हें दौड़ाया गया और दौड़ाने के साथ साथ उनके साथ असोल्ट हुआ। वहीं पर एक और जो एमपी हैं नाथ दकल, उनको स्ट्रिप कर दिया जाए, उनको नंगा करके जो दौड़ाया गया है नेपाल के अंदर में। यहां पर जो जेनजीज प्रोटेस्ट है उसकी वजह से नेपाल के अंदर में जो अराजकता है वो पूरी तरह से फैल गई। अब यहां पर एक और ट्रेंड देखा जा रहा है, इंडिया के पड़ोसी देशों के अंदर में इसी तरह के प्रोटेस्ट देखे गए, जहां पर शुरुआत जो है वो श्रीलंका से हुई। श्रीलंका के अंदर में सबसे पहले जो राजपक्षा परिवार है उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर जो राजपक्षा परिवार जो प्राइम मिनिस्टर था और जो प्रेसिडेंट था उनको यहां पर हटा दिया गया था और उसके बाद एक रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर उसके बाद आया था बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर में भी जो शेख हसीना की सरकार थी उनको हटा दिया गया था और अब तक जो मोहम्मद यूनुस हैं यहाँ पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शंस नहीं हुए। और अब नेपाल के अंदर और यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों प्रोटेस्ट थे, इसके अंदर में जो सोशल मीडिया है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा था। अब पिछले केसेस को छोड़ते हैं, यहाँ पर नेपाल के केस के अंदर में जो सोशल मीडिया है उसका क्या रोल रहा था और यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो यहाँ पर इस तरह का जो बर्ताव जो लोगों ने यहाँ पर किया है उसको भांपने में कैसे विफल रही। यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उसके अंदर में एक जो चीज है वो ट्रेंड कर रही थी जिसका नाम था नेपो किड्स। नेपो किड्स का मतलब ये है कि जो नेपोटिज्म है, और नेपोटिज्म के अंदर में सोशल मीडिया के अंदर में यहाँ पर देखा जा रहा था कि नेपाल के जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, उनकी जो स्टडीज हैं वो भी अब्रॉड होती हैं और यहाँ पर वो बाहर के देशों में बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं। वहीं पर नेपाल के जो जेनजीज कौन से होते हैं, जो 2000 के बाद से जो यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको जेनजीज कहा जाता है। और यहाँ पर जो जेनजीज है वो देख रहे हैं कि जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं वो यहाँ पर विदेशों में रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है। वहीं पर जो कॉमन नेपाली पीपल है उसको यहाँ पर माइग्रेट करना पड़ता है, वो इंडिया आता है, किसी और देश के अंदर में जाता है और उसी की वजह से जो नेपाल के अंदर में जो उनके लोग हैं उनको यहाँ पर रेमिटेंसेस के थ्रू ही जो नेपाल की इकोनॉमी है यहाँ पर चल रही थी। जो नेपो किड्स का ट्रेंड है वो सोशल मीडिया के ऊपर में आ रहा था और जिस तरह से अब जो 26 सोशल मीडिया एप्स हैं उनके ऊपर जो बैन लगा दिया, उसकी वजह से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें लगा कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, जो उनके पास अधिकार है, जहां पर वो अपनी बातों को रख सकते थे, वो सारी की सारी अब हट चुकी हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आए थे और जहां पर पहले तो जो प्रोटेस्ट थे और उसके अंदर में केपी शर्मा ओली ने जिस तरह से यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया और जो बुलेट्स चली जिसकी वजह से जो 19 प्रोटेस्टर मारे गए, अब फाइनली जो प्रोटेस्ट था वो इतना उग्र हो गया जहां पर अब केपी शर्मा ओली की सरकार यहाँ पर हट चुकी।
अब देखना यह है कि नेपाल के अंदर में एनार्की आई है और एनार्की आने के बाद अब यहां पर नेपाल के अंदर में किस तरह का शासन। सबसे पहले तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहां पर अब प्रोटेस्टर्स को बुलाया है और प्रोटेस्टर्स को बुलाकर यहां पर यह देखा जाएगा कि नेपाल की सरकार अब किस तरह से चलेगी। वहीं पर नेपाल की जो आर्मी है उन्होंने भी अब यहां पर प्रोटेस्टर से कहा है कि आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो चुकी है, अब यहां पर जो प्रोटेस्ट है उसको यहां पर रोक देना चाहिए। ये नेपाल की सरकार और नेपाल की आर्मी कर रही है। वहीं इंडिया के बगल के अंदर में इतना बड़ा यहाँ पर अब अराजकता फैल गई है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में जो सीसीएस है उसकी मीटिंग हुई। सीसीएस क्या होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। और यहाँ पर अब नेपाल के अंदर में किस तरह से अब जो सिचुएशन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया। यहाँ पर एक और बात है कि इंडियंस जो हैं, लगभग 700 इंडियंस जो हैं वो नेपाल के अंदर में फंसे हुए हैं, लेकिन नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, उसका एयरपोर्ट अब बंद है। और अब यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि जो 700 इंडियंस नेपाल के अंदर में यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको कैसे वापिस लाया जाए। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी तक एडवाइजरी जो है वो जारी कर रखी है, जहां पर जितने भी जो इंडियंस हैं उन सबसे कह रखा है कि आप इंडियन एम्बेसी के अंदर में जाइए और यहाँ पर सुरक्षित रहिए। और जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो सब जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब जो अराजकता नेपाल के अंदर में फैली है, अब उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और इंडिया नेपाल के रिश्ते किस तरह से रहेंगे, वो देखने की बात है। और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंजाब और हिमाचल, जहां पर बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई है, इन दोनों स्टेट्स की यहां पर विजिट की। जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एयर सर्वे वो पंजाब का किया और पंजाब को यहां पर 1600 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है वो दी। यहाँ पर जो 1600 करोड़ रुपए है ये एडिशनल पैकेज है। इसके साथ साथ जो 1200 करोड़ रुपए जो स्टेट की किटी के अंदर में था, जो स्टेट डिजास्टर फंड का था, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टोटल अब 12,000 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो गुरदासपुर है, यहाँ पर जो लोग उनसे भी यहाँ पर मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और भी बातें की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसकी जो नई इंस्टॉलमेंट है उसको भी जल्द दे दी जाएगी पंजाब के लिए। और इसके साथ साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसकी भी नई किस्त यहाँ पर दी जाएगी किसानों को। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के यहाँ पर जो घर है वो टूट गए हैं, उनको यहाँ पर पीएम आवास के तहत यहाँ पर घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। और जिन लोगों के जो बोरवेल यहाँ पर टूट गए हैं उसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यहाँ पर उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ गुरदासपुर के अंदर में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और उसके साथ साथ जो कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की तबीयत खराब थी, वो यहाँ पर नहीं मिल पाई। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो हिमाचल प्रदेश का भी उन्होंने एरियल सर्वे किया और जहां पर हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की जो राहत पैकेज है वो यहाँ पर दिया। इसके साथ साथ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है उसकी भी इंस्टॉलमेंट जो है वो दी जाएगी। पीएम सम्मान निधि का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर अब जो पीएम आवास योजना के तहत जो लोगों के घर यहाँ पर टूट गए हैं उनको भी यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मृतक है उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए का और उसके साथ साथ जो यहाँ पर इंजर्ड है उनको 50,000 रुपए का यहाँ पर जो एस ग्रेशिया यहाँ पर जो अमाउंट है राहत राशि है वो दी जाएगी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पर ऑर्फन हो चुके हैं उनके लिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पीएम केयर्स फंड है वो यहाँ पर अब यहाँ पर उनकी जो पालन पोषण के लिए यहाँ पर उनको फंड दिया जाएगा। ओवरऑल अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन दोनों स्टेट्स को यहाँ पर जो फंड है वो प्रोवाइड किया, जहां पर पंजाब के जितने भी जो घटक दल हैं जिसके अंदर में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो अकाली दल है, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर राहत पैकेज पंजाब को दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से फंड प्रोवाइड किया है
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा फंड की यहाँ पर देती है या नहीं देती। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो आर्मी चीफ से रिलेटेड है। हमारे आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है जो निरंतर बदलती जा रही है, यहाँ पर हमें कांस्टेंट जो टेक्निकल एडवांसमेंट चाहिए, और जब हमें टेक्निकल एडवांसमेंट मिलता रहेगा उससे हम हमारी जो डिफेंस है उसको और ज्यादा पुख्ता कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे जनरल जो हैं वो 52nd जो कन्वेंशन होने वाला था, नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, यहाँ पर हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी थे, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो ये युग है ये टेक्नोलॉजी का युग है, और इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर में हमें कांस्टेंट अपग्रेड करना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है जिसके अंदर में आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, यहाँ पर हमें जो रेगुलर अपग्रेड होता रहे, और यहाँ पर जिस तरह से हमारे इंजीनियर जो साइंटिस्ट यहाँ पर जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं उसकी वजह से ही जो इंडिया है वो यहाँ पर अपनी डिफेंस को पूरी तरह से कर पा रहा है। वहीं पर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक दुखद घटना की पता लगी है, जहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर जो लद्दाख के अंदर में है वहां पर एक एवलांच हुआ, और एवलांच की वजह से जो 3 यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए। एवलांच जब पहाड़ से जो बर्फ है वो एकदम नीचे की तरफ आती है उसे एवलांच बोला जाता है। जैसे भूस्खलन होती है उसी तरह से अगर जो बर्फ है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आती है उसे एवलांच बोला जाता है। और जो एवलांच हुआ वो सियाचिन के पास जो कैंप था वहीं पर हुआ। यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया गया, लेकिन जो 3 यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मृत पाए गए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड। इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है जो लगभग 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, यहाँ पर हमारी जो होम मिनिस्ट्री है प्रॉपर फेंसिंग करना चाहती है, जहां पर अब म्यांमार के अंदर में जो अराजकता फैली हुई है, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो इंडिया के अंदर में इन्फिल्ट्रेशन ना कर सके और हम हमारी जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर बना सके। इसी सिक्योरिटी के बीच में जो यूएनसी यूनाइटेड नागा काउंसिल जो है वो यहाँ पर मणिपुर के अंदर में आई, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर अब फेंसिंग की जा रही है, फेंसिंग के बीच में उन्होंने अब ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लोकल बिजनेसमैन है वही यहाँ पर बिजनेस कर सकेंगे। जो न्यू दिल्ली है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जितने भी आने वाली जो सहायता राशि है उसको यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ पर जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है उन्होंने कहा कि उनके जो टाइज हैं वो म्यांमार के साथ भी हैं, और यहाँ पर जिस तरह से अब फेंसिंग की जा रही है उनके जो टाइज हैं ट्राइबल टाइज है वो यहाँ पर कर्टेल हो रहे हैं। इसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रेड एम्बार्गो लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है वो इससे रिलेटेड क्या कोई पैक्ट साइन करती है, और फाइनली जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है उनके मेंबर से बात करके किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पर एक सवाल पूछा, और सवाल ये था कि जिस तरह से अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया था जहां पर ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं वो यहाँ पर टाइम बाउंड है, और टाइम बाउंड तरीके से ही उन्हें यहाँ पर फैसला देना पड़ेगा कोई भी उनके पास अगर कानून आता है। यहाँ पर 5 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. गवई कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे एक जज है इसके अंदर में पी.एस. नरसिम्हा, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने टाइम टू टाइम जो कोर्ट है उसने यहाँ पर जो टाइमलाइन लगाई, जहां पर एक बाउंडेशन लगाई, यहाँ पर जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में जब भी ये टाइमलाइंस लगाई जाती हैं उसकी वजह से आज तक कोई भी रिजोल्यूशन नहीं निकला है। उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जो मेडिकल एडमिशन का जो केस है, यहाँ पर जब जब टाइमलाइन लगाई गई है हमेशा जो टाइमलाइन है वो फुलफिल नहीं हुई रही है, हमेशा उसका एक्सटेंशन मिलता। यहाँ पर पी.एस. नरसिम्हा जी ने कहा कि जिस तरह से के वेणुगोपाल जो केरला सरकार का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से अब देश के अंदर में 2 गुट बन गए हैं, एक जो है वो एनडीए लेड स्टेट्स का है जहां पर गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर चलता है, वहीं पर जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं जिसके अंदर में केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जो तेलंगाना आता है, यहाँ पर जो गवर्नर है उसके साथ जो रिलेशनशिप है उनके अंदर में खटास है।
यहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर है, ये दोनों की दोनों एक संवैधानिक पद है और यहां पर गवर्नर का काम ये है कि वो एक ट्रू गाइड के तौर पर काम करे, फिलोसोफर के तौर पर काम करे, ताकि जो स्टेट्स हैं वो यहां पर काम कर सके। यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश और जो पी.एस. नरसिम्हा जी का जो कमेंट है, यहाँ पर एक बात और आई है जहां पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं उनको टाइम बाउंड नहीं कर सकते, और अगर हम यहाँ पर टाइम बाउंड करते हैं तो उसके अंदर में हमें संविधान के अंदर में बदलाव करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है, ये पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है। और यहाँ पर अब देखना ये होगा कि आर्टिकल 143 के तहत जो यहाँ पर सवाल हमारी राष्ट्रपति ने पूछे हैं, यहाँ पर फाइनली जो 5 जज की बेंच है वो यहाँ पर क्या फैसला देती। अब हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम कुछ और नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसको एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अब जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो बिहार के हैं उनको यहाँ पर कह दिया है और ये निर्देश दे दिया है कि जो 12th डॉक्यूमेंट, जो इससे पहले 11 डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर में आधार को इंक्लूड नहीं किया गया था, अब यहाँ पर आधार को एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रखना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। अब देखना ये है कि 15 तारीख को अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दोबारा सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या फैसला लेती है कि इलेक्शन कमीशन तो यहाँ पर जो एसआईआर हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो ओपोजिशन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी, क्या उनके ग्रेवियर्स जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इकोनॉमी से रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स के अंदर में 2 तरह की पॉलिसी बनती है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी आरबीआई बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो मनी से रिलेटेड जितने मैटर हैं, कितने नोट छपेंगे, किस तरह का रेट रहने वाला है, रेपो रेट, ये सब काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में होता है। और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी, जहां पर कितना टैक्स लगने वाला है। आरबीआई जो है वो हमारा बैंक है, हमारा जो आरबीआई है वही मैनेज करता है कि इंडिया का फंड किस तरह से रहना चाहिए। यहां पर एक चीज देखी गई है जहां पर आरबीआई ने अब जो अपनी होल्डिंग्स है, जो यूएस के ट्रेजरी बिल्स के अंदर में जो होल्डिंग्स थी, यहां पर उसके अंदर में कमी की। जिस तरह से अब यूएसए ने हमारे ऊपर में टैरिफ लगाए हैं, जो इंडियन अब आरबीआई जो है वो इंडियन होल्डिंग्स जो है वो आरबीआई जो यूएस ट्रेजरी बिल के अंदर में कम से कम रखना चाहता है। यहाँ पर जिस तरह से अराजकता फैली है, इसकी वजह से अब जो गोल्ड रिजर्व है वो हमारा आरबीआई उसको बढ़ा रहा है। और यहाँ पर अब एक पैटर्न देखा गया है जहां पर फॉरेन करेंसी एसेट जो है, जो सितंबर 2024 के अंदर में $617 बिलियन हुआ करता था, अब वो $567 बिलियन हो चुका है। वहीं पर जो सिक्योरिटीज के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट थी, जो पहले 515 बिलियन डॉलर होती थी, अब वो 485 बिलियन डॉलर हो चुकी है। यहाँ पर कमी आई है। वहीं पर अब जो सेंट्रल बैंक के जो डिपॉजिट हैं, जो पहले 60 बिलियन डॉलर थे, अब 45 बिलियन डॉलर कर दिए गए हैं। वहीं पर डिपॉजिट विद कमर्शियल ओवरसीज बैंक जो है, जो पहले 41 बिलियन डॉलर थे, अब 36 बिलियन डॉलर कर दी गई। यहाँ पर कमी हुई, और यहाँ पर ये जो कमी है ये इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर यूएसए ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, और सेकेंडरी टैरिफ भी लग सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर सेफ खेल रहा है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, और जिस तरह से इंडिया ने यहाँ पर यूएसए के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दिया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कोई नए टैरिफ लगाएगी? जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मालेगांव केस से रिलेटेड है। मालेगांव केस जिसके अंदर में साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से जो एमपी रही हैं, यहाँ पर उनका नाम था, और अभी पिछले महीने ही यहाँ पर फैसला आया था जहां पर साध्वी प्रज्ञा समेत जो 6 यहाँ पर और जो थे उनको यहाँ पर अक्विट कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में गई है, और जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा और 6 अलग को यहाँ पर जो बाइज्जत बरी कर दिया गया है, ये गलत है, और यहाँ पर अब इसके ऊपर में ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो राजस्थान से आई है, जहां पर राजस्थान ने की असेंबली ने जो एंटी कन्वर्जन जो बिल है यहाँ पर पास कर दिया।
और अब जो राजस्थान है, जहां पर पहले वसुंधरा राजे जो थी 2007 के अंदर में भी इसी तरह का एक बिल लेके आना चाहती थी, लेकिन वो नहीं ला पाई थी। और अब बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर एंटी कन्वर्जन बिल लेके आई है, जहां पर पेनल्टी जो है वो बहुत ज्यादा है, जहां पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन हो सकता है और लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकती है अगर आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्होंने इस बिल के विरोध किया और वॉकआउट कर दिया, लेकिन फाइनली ये जो बिल है यहाँ पर पास हो चुका है। और राजस्थान जो है वो अब कुछ उन स्टेट्स में आ गया है जहां पर एंटी कन्वर्जन के लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए गए। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो असम से है। और असम के अंदर में जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर अब जितने भी जो सस्पेक्टेड फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ पर एक अल्टीमेटम दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिन के अंदर में आपको अपनी जो सिटीजनशिप है वो प्रूव करनी पड़ेगी। और जहां पर भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन सबको यहाँ पर पावर दे दी गई है कि वो जितने भी जो सस्पेक्टेड फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को डीसी को दिखाए, और डीसी की जो कॉल है वो फाइनल कॉल होने वाली है। और उसी के तहत यहाँ पर जितने भी फॉरेनर्स जो असम के अंदर में है उन सबको यहाँ पर पकड़ा जाएगा और उनको वापस भेजा जाएगा। असम के अंदर में जो फॉरेनर्स का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर 1971 के अंदर में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद से जो बांग्लादेशी यहाँ पर आए थे उनकी वजह से जो बांग्लादेश की जो अस्मिता है उसके अंदर में बदलाव हुआ। वहां की जो डेमोग्राफी है उसके अंदर में इतना बदलाव हो गया है, जिसकी वजह से जो असम के लोग हैं यहाँ पर जो फॉरेनर नेशनल है उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करते। यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट देखा गया है, जहां पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर में आया था, और 2019 के तहत यहाँ पर एक आ गया था कि जो हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये जितने भी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ पर आए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए थे, यहाँ पर वो सिटीजनशिप बन सकते हैं। इससे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा कि असम के अंदर में फाइनली जो फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ जो सरकार है वो किस तरह से कदम उठाती है, और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। जहां पर जो पहली खबर है वो इजराइल से आई है, जहां पर इजराइल ने हमास के जो लीडर्स जो कतर के अंदर में थे उनके ऊपर हमला कर दी। यहां पर इजराइल जो है वो हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन यहां पर जो अब स्ट्राइक हुई वो गाजा सिटी के अंदर में नहीं हुई है। यहां पर कतर जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है उसके अंदर में यहां पर जो अटैक करना, उसकी वजह से अब एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो सकता है। यहां पर एक और बात आती है, जो कतर है वहां पर यूएसए के मिलिट्री बेसिस है, बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी है वो यूएसए का जो पिनाका सिस्टम है यहां पर करता है। और इजराइल अब कतर के अंदर में जिस तरह से अब हमला किया है, यहां पर अब इजराइल के जो मंसूबे हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर बैक कर रहा है इजराइल को। अब देखना यह होगा कि कतर के अंदर में जिस तरह से हमला हुआ है, अब कतर इसका रिस्पॉन्स क्या देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी इजराइल से रिलेटेड है, और इजराइल के जो नॉर्थ के अंदर में एक कंट्री है लेबनान। लेबनान के अंदर में जो हिजबुल्ला है, जो ईरान बैक था, और जो हिजबुल्ला है वो इजराइल के ऊपर में हमला करता था। यहां पर अब लेबनान ने ये कहा है कि वो हिजबुल्ला को अगले 3 महीने के अंदर में पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे, और इसके साथ साथ जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर शांति बहाली हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आई है, जहां पर इथियोपिया ने वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डैम है यहां पर इनॉग्रेट कर दिया है। इसका नाम है GERD, द ग्रेट इथियोपियन रेजिडेंस डैम। यहाँ पर ये जो डैम है ये ब्लू नाइल के ऊपर बना है, और यहाँ पर इस डैम के कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो इथियोपिया है उसने यहाँ पर अपनी ही इन्वेस्टमेंट लगाई। यहाँ पर इस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सूडान और इजिप्ट के बीच में जो पहले एक जो नाइल के पानी को इस्तेमाल करने के रिलेटेड जो यहाँ पर एक पैक्ट था, जहां पर इथियोपिया को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था, अब ये डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और कंस्ट्रक्शन की वजह से अब एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टर्मोइल भी हो सकता है, जहां पर इजिप्ट और सूडान जो है वो इथियोपिया के ऊपर में यहाँ पर कहेंगे कि जो पानी है उसको ज्यादा छोड़ा जाए, और छोड़ने के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है।
तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो फ्रांस से है, जहां पर जो फ्रांस के अंदर में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को वो पास हो गया है। फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हट चुके हैं। यहां पर अब इमैनुअल मैक्रों ने जो सेबेस्टियन लेकून है उनको यहां पर नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। जो लेकून है वो लॉयलिस्ट हैं इमैनुअल मैक्रों के, और यहां पर अब देखा यह जाएगा कि क्या जो फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पर जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, क्या ईयू के अंदर में अब जो एक बड़ा टर्मोइल आ सकता है? अगर उनकी जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वहीं पर स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या ईयू जो है वो अपने ढलान की तरफ? जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर 21 लोगों की हत्या हो गई है रशियन स्ट्राइक के अंदर में। यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई है, ये जो लोग थे ये पेंशन को लेने गए हुए थे, और यहाँ पर जो मेन स्ट्राइक हुई है वो दोनेत्स्क रीजन जो है उससे जो 10 किलोमीटर दूर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर ये अटैक किया गया है। रशिया जो है यहाँ पर अब एडवांसमेंट करना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा जो लैंड है यूक्रेन की उसको हथियाना चाहता है। ऑलरेडी लगभग ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की जो 20% जो लैंड है उसके अंदर में अब रशियन ऑक्यूपेंसी है, और यहां पर रशिया ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को ग्रैब किया जाए, ताकि अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोई सीजफायर एग्रीमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा जो लैंड है वो रशिया के पास रहे। That's all for today. Thank you very much, and please subscribe to Anurag Khele YouTube channel. Thank you.